A very warm morning to everyone. So today we'll be covering the daily newspaper analysis of The Hindu and Indian Express. My name is Yasmin Gill. So let us begin. The key topics that we'll be covering today are death penalty. We'll cover this in comprehensive manner. इसके ethical aspects क्या हैं with regard to GS4. Polity यानी कि GS2 में when did death penalty begin in India? Is it the right way forward? And if not, what is the way forward? As far as maps is concerned, तो Mekong River news में थी. इसका मैप देख लेंगे and we'll understand कि why it was in news. Hate speech again in news because of a Supreme Court directive. So hate speech, what is the law pertaining to hate speech? Is it enough? What else is required? Right to vote and medical termination of pregnancy act. ये जो last दोनों है, we'll just touch upon them today and कल उनको अच्छे से discuss करेंगे. So let us just begin with death penalty. So idea is कि आपका न्यूज़पेपर में आया था, the courts must call reports on mitigating factors in potential death penalty cases. Apex court यानी कि Supreme Court. So Supreme Court has asked the rest of the courts of the country कि हमें जब भी डेथ पेनाल्टी देनी है वी मस्ट कंसिडर मिटिगेटिंग फैक्टर्स. तो इसको समझते हैं. डेथ पेनाल्टी की सारी डिबेट भी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी इंडिया में इफ यू लुक एट और एनीवेयर एल्स इफ यू लुक एट व्हाई डेथ पेनाल्टी इज गिवन, डेथ पेनाल्टी का जस्टिफिकेशन क्या है? डेथ पेनाल्टी का जस्टिफिकेशन है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस. देखो जस्टिस सिस्टम हमारा जो क्रिमिनल लॉ है इट इज बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ जस्टिस. हम दो तरीके से जस्टिस ला सकते हैं समाज में. वन इज रेट्रीब्यूटिव जस्टिस. रेट्रीब्यूटिव जस्टिस पनिशमेंट की बात करता है. जैसा आपने क्राइम करा उस तरह की आपको पनिशमेंट प्रोपोर्शनल मिलेगी. दैट इज व्हाट यू कॉल एज retributive justice. So when we do talk about death penalty, we are talking here about retributive justice. The other part to it is reformative justice. Reformative justice यानी कि ये किस आइडिया पे बेस्ड है? For example, महात्मा गांधी used to say, hate the crime, not the criminal. कि आप क्राइम को हेट करो जिसने क्राइम किया है. क्रिमिनल बुरा नहीं है, क्राइम बुरा है. सो क्रिमिनल को रिफॉर्म करो सो दैट वो कल को क्राइम ना करे. So we are slowly shifting from retributive justice towards reformative justice. But in India अभी भी death penalty apply होती है. But there are certain ideas है कि किस किस जगह पे आपको death penalty apply करनी चाहिए. First question is when did death penalty begin in India? Who can give death penalty in India? ठीक है. तो death penalty is not a modern phenomenon in India. अगर आप इसको एंशियंट टाइम्स में भी देखोगे, हम इंडिया की हिस्ट्री को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. You'll study more about it in history. So ancient history में भी काफी टेक्स्ट थे. For example, मनुस्मृति, उसमें भी डेथ पेनाल्टी को जस्टिफाई किया जाता था in certain cases. जब हम मिडिवल टाइम्स में आते हैं, मिडिवल टाइम्स में खास करके ऐसा बोला जाता है कि मिडिवल टाइम्स आर नोन फॉर देयर बार्बरिज्म, राइट? वहां पे भी काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हुआ करती थी. मॉडर्न टाइम्स में व्हेन इंडिया वाज अ कॉलोनी अंडर ब्रिटिश, तब भी जब पीनल कोड डेवलप हुआ, इवन देन 1860 में डेथ पेनाल्टी पीनल कोड का पार्ट थी. नाउ जब इंडिया आजाद हुआ, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, वी रिटेन्ड दिस प्रोविजन. हमने डेथ पेनाल्टी की प्रोविजन को रिटेन रखा एंड हमारे लीगल सिस्टम में. बट अराउंड 1980 सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आता है विच इज नोन एज बचन सिंह केस. अब ये केस किस चीज के बारे में था? इट इज अ केस पर्टेनिंग टू द स्टेट ऑफ पंजाब. बचन सिंह किसी मर्डर के केस में अरेस्टेड थे एंड उनका एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद ही वाज रिलीज्ड. जब उनका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही वाज रिलीज्ड. ही वेंट बैक एंड कमिटेड मोर मर्डर्स. तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सर्टेन ऐसे केसेस होंगे जहां पे सेंटेंस इनफ नहीं है, वी नीड टू गो टुवर्ड्स डेथ पेनाल्टी. इसी केस में देयर वाज अ डॉक्ट्रिन व्हिच वाज ब्रॉट अप व्हिच इज नोन एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस या रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन. कि बहुत ऐसे केसेस होंगे, इसके लिए ऑब्वियसली कुछ रिकॉग्निशन चाहिए होगी कि किस पैरामीटर्स पे डिसाइड करेंगे. सो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन होगी कि इन केसेस में ही डेथ पेनाल्टी दी जाएगी, नॉट इन एवरी केस. ये कब इशू हुई डॉक्ट्रिन? बचन सिंह केस में इन 1980. इन दिस वेरी केस एक और चीज सामने आई विच इज सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड कि जब भी आप डेथ पेनाल्टी दे रहे हो, लुक इनटू टू फैक्टर्स. कौन से दो फैक्टर्स? एग्रावेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स.
अब सी व्हाट इज, अगर आप इंग्लिश में समझोगे, व्हाट डज द वर्ड एग्रावेट मीन? किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, और ज्यादा वर्सन कर देना। तो एग्रावेटिंग फैक्टर्स किसी भी क्राइम के क्या होंगे? जो उस क्राइम को और ज्यादा वर्सन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली रेप केस, सो निर्भया वॉज रेप्ड, राइट? सो उस केस में शी डाइड आउट ऑफ दैट इंजरीज दैट टुक प्लेस। तो अब बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इंजरीज वो क्राइम और ज्यादा वर्सन हो गया था, क्राइम की ब्रुटैलिटी और ज्यादा बढ़ गई थी ड्यू टू, अगर सिर्फ रेप होता एंड बट रेप के साथ मेडिकल इंजरीज भी थी, ड्यू टू विच क्राइम का नेचर और ज्यादा ब्रूटल हो गया और ज्यादा एग्रीवेट हो गया। सो वी हैव टू लुक एट व्हाट इज द नेचर ऑफ क्राइम। जब हम इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, वी कॉल दैम कि कोर्ट कंसिडर कर रहा है एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर मिटिगेटिंग फैक्टर्स। व्हाट आर मिटिगेटिंग फैक्टर्स? क्रिमिनल के नेचर पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, क्या ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल समाज के एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा को बिलोंग कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, डेथ पेनल्टी में ऐसा देखा गया है कि अक्सर people who are poor, people who are from lower castes and other marginalized sections are given death penalty, क्योंकि उनके पास प्रॉपर लीगल काउंसिल भी अवेलेबल नहीं होता। सो इन फैक्टर्स को चेक करो कि क्या प्रॉपर लीगल काउंसिल अवेलेबल था उनके पास। देन एट द सेम टाइम जो क्रिमिनल है, क्या उसकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिफॉर्मेशन हुई है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है। एट द सेम टाइम, क्या अगर आप जो क्रिमिनल है, क्या वो अपनी फैमिली का ओनली सोल ब्रेड विनर है, क्या फैमिली उस पर कितने लोग डिपेंडेंट है। सो ये सारे फैक्टर्स जब आप चेक करते हो, दैट इज नोन एज मिटिगेटिंग फैक्टर्स। बट इट हैज बीन सीन दैट इन 95% ऑफ केसेस ये जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था ये फॉलो नहीं होता है। एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स नहीं चेक किए जाते हैं। 3 years के बाद, बचन सिंह केस के बाद, 1983 में there was another case in Supreme Court known as Machi Singh case, again related to Punjab. इसमें भी one person was involved in targeted killings of other people. अगेन सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली हाईलाइट करके गाइडलाइंस दी कि ये फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है वेन एवर यू गिव अ डेथ पेनल्टी। वन ऑफ द फैक्टर्स वाज व्हाट इज द मोटिव ऑफ द क्राइम। कोई भी क्रिमिनल अगर क्राइम कमिट कर रहा है, व्हाट इज द मोटिव। इनफैक्ट अगर आप क्रिमिनल लॉ, इफ यू हैव स्टडीड लॉ, राइट, तो क्रिमिनल लॉ में एक चीज होती है इंटेंशन। इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, वो हमेशा क्रिमिनल का चेक किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपने सेल्फ डिफेंस में कोई क्राइम कर दिया, ठीक है। सो ये सब भी आपने चेक करना है। Next question is, which is the court that is empowered in India to give death sentence? अगर आप इंडियन जुडिशरी देखोगे and if you compare it with the judicial system of US, because आपके GS2 में there is a topic comparison of constitutional schemes. Indian judiciary follows a hierarchical structure. सबसे ऊपर we have apex court. तभी देखो आप इसको हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, apex court. This is supreme court. Then we have हमारी जो स्टेट्स हैं, they have high courts. Then we have subordinate courts और lower courts. इसमें आपके district courts आ गए, ठीक है। Can Supreme Court give death sentence? Yes. Can High Court give death sentence? Yes. Lower level पे there is a court which is known as Sessions Court. तो Sessions judge भी death sentence दे सकते हैं, provided High Court वो death sentence को कंफर्म करे। इट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट। तो ये तीनों आपके डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, बट इफ द सेशन कोर्ट गिव्स इट, देन इट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट। अब व्हाई इज दिस स्ट्रक्चर फॉलोड? इफ यू लुक एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे फेडरलिज्म का डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे, तो जो अमेरिकन के स्टेट्स हैं उनके अपने जुडिशियल सिस्टम्स हैं, उनके अपने लॉज हैं। यूनिफॉर्मली लॉ अप्लाई नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक लॉ आपके हायर कोर्ट ने बोल दिया है कि दिस लॉ इज वैलिड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हर स्टेट में वो लॉ फॉलो होगा, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। हर स्टेट इंडिविजुअली डिसाइड करेगी, ठीक है। बट इन इंडिया वी फॉलो अ हायरार्किकल सिस्टम जहां पे सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स। ये वाला जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी नेचर बनाता है, यानी कि मोर टिल्टेड टुवर्ड्स अ कॉमन एपेक्स हाई कोर्ट, मोर एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, मोर टिल्टेड टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन थ्रू आउट द कंट्री। तो ये एक बात हो गई। तो अब आपको पता है कि हु कैन गिव डेथ सेंटेंस, ठीक है।
इसके बाद वी विल कम टू कि क्या डेथ सेंटेंस का कोई इंपैक्ट है या डेथ पेनाल्टी का कोई इंपैक्ट है। डेथ पेनाल्टी हमने देखा रेट्रीब्यूटिव जस्टिस के प्रिंसिपल को सॉल्व करती है कि इफ समबडी हैज कमिटेड अ क्राइम तो प्रोपोर्शनली उसको डेथ पेनाल्टी मिलनी चाहिए। आइडिया इज वेरी सिंपल। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इन दी सोसाइटी? वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डेटरेंस। हम सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना रहे, अराजकता ना आए, क्राइम बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो। देयरफॉर वी वांट टू क्रिएट अ डेटरेंस कि एक डर बना रहे, पीपल आर अफ्रेड कि अच्छा अगर मेरे से कोई क्राइम होता है आई विल बी पनिश्ड फॉर इट। अगला क्वेश्चन ये इज डेथ, ये जो डेटरेंस हमने डेथ पेनाल्टी को इंप्लीमेंट करें टू क्रिएट दिस डेटरेंस, इज इट इफेक्टिव? द आंसर इज यस एज वेल एज नो। तो डेटरेंस जो है एज पर अगर आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट देखोगे, यूएन इज इन फेवर ऑफ कि हम डेथ पेनाल्टी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अबॉलिश करें। There are many Western countries, for example, United States, many European countries, not just Western and American, not just Western and European, even if you look at Asian countries, काफी countries हैं, for example, Bhutan, for example, Nepal, which have moved towards abolition of death penalty. Why? Because ऐसा देखा गया है कि नहीं, deterrence तो society में सिर्फ death penalty से create नहीं हो रहा। इसी deterrence का जो counter argument है, counter argument ये है कि what do we want? डू वी वॉन्ट कि जब भी क्राइम हो तो उसके रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो सिवियर हो, या फिर वो सर्टेन हो? कहने का मतलब क्या है, अगर किसी क्राइम के बाद कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल, लेट अस से कि अपर कास्ट या अपर क्लास वाले लोग तो छूट जाते हैं, उनकी तो कन्विक्शन ही नहीं होती, ठीक है, तो बाकी लोगों को क्या सिग्नल जाएगा कि हम छूट सकते हैं, तो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं है, यानी कि डेटरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो डेटरेंस किस चीज से क्रिएट होता है? इस चीज से क्रिएट होता है कि अगर आपने क्राइम किया तो आपको पक्का ही पनिशमेंट मिलेगी, या फिर इस चीज से क्रिएट होता है कि जो पनिशमेंट मिलेगी वो कितनी सिवियर है। तो हमने देखा कि सिवियर होने से तो नहीं डेटरेंस क्रिएट हो रहा, बट इफ यू मूव टुवर्ड्स सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट कि अच्छा उस केस में अगर आप लाइफ सेंटेंस भी दे दोगे, डेथ पेनाल्टी नहीं भी दोगे, अगर ऊंचे से ऊंचे स्ट्रेटा पे भी किसी अमीर पर्सन को भी, किसी हायर कास्ट के पर्सन को भी ये पता है कि अगर मैंने भी क्राइम कर दिया तो सर्टेनिटी तो पनिशमेंट की पक्का है, देन डेटरेंस विल बी क्रिएटेड। तो डेटरेंस का ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम देखें, डेथ पेनाल्टी जो है, फिर अगर डेथ पेनाल्टी को हम बोल रहे हैं कि डेटरेंस नहीं क्रिएट कर रहा, इनफैक्ट इंडिया में देयर इज अ बॉडी विच इज नोन एज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये काफी टाइम टू टाइम के बाद लीगल जो हमारी प्रोविजंस है उनको रिविजिट करती है। लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग वी शुड ओनली गिव डेथ पेनाल्टी इन केसेस जहां पे टेररिस्ट का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, टेररिस्ट कंसर्न्स है जहां पे। व्हाई? बिकॉज जब भी टेररिज्म होता है, टेररिज्म का आइडिया क्या है, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, टेररिज्म का हमेशा एक मोटिव होता है, वी हैव टू क्रिएट टेरर विद इन द सोसाइटी, लोगों को लगे कि हम इस स्टेट में सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब लोगों को लगेगा वी आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री, नेचुरली जो स्टेट की लेजिटिमेसी है वो टारगेट होगी। इसीलिए लॉ कमीशन ने बोला कि जब भी टेररिज्म रिलेटेड केसेस होंगे देन डेथ पेनाल्टी इज जस्टिफाइड, अदरवाइज वी मस्ट डू अवे विद इट। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अगर लॉ कमीशन ने भी ये बोल दिया, बाकी कंट्रीज भी इन चीजों को हटा रही हैं, ठीक है, इवन ओवरऑल अगर हम देखें तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिफॉर्मेटिव जस्टिस, व्हाई इज इट दैट वी स्टिल हैव डेथ पेनाल्टी इन आवर कंट्री? ऐसा नहीं है कि डेथ पेनाल्टी बहुत ऑफन दी जाती है, एग्जीक्यूशन बहुत ऑफन दी जाती है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 साल देखोगे देयर हैज बीन नो एग्जीक्यूशन। लास्ट एग्जीक्यूशन जो इंडिया में हुई थी दैट वाज आफ्टर निर्भया गैंग रेप केस, उसके जो कन्विक्टेड पीपल थे दे वर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखोगे अजमल कसाब हु वाज इन्वॉल्वड इन 26/11 अटैक्स, ही वाज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इट इज नॉट कि हर साल सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनाल्टी दे रहा है, इट हैज बीन लेसनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कॉशियस अबाउट द सेम, बट अगर हम दे भी रहे हैं डेथ पेनाल्टी, व्हाई इज इट दैट वी आर गिविंग? इसका ना एक रीजन है, दिस इज नोन एज कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी। जब भी कोई क्राइम होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी क्वेश्चन द स्टेट, वेयर इज स्टेट, राइट? स्टेट जो है लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं संभाल रही है? तो गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट है उसमें डेफिसिट आ जाता है। किसका ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है? सिटीजन्स का। ताकि सिटीजन्स का ट्रस्ट बना रहे जस्टिस सिस्टम में, इसको हम बोलते हैं कि कलेक्टिव कंसाइंस सोसाइटी की सेटिस्फाइड रहे, देयरफॉर हम आज भी डेथ पेनल्टी देते हैं। दैट इज वन रीजन। फॉर एग्जाम्पल,
अराउंड 2000 पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था शायद 2001 में. सो वन ऑफ द पर्संस इन्वॉल्व वाज अफजल गुरु. तो अफजल गुरु का जब केस चल रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम ही आर्ग्यूमेंट दिया कि बिकॉज पब्लिक को इतना ज्यादा जस्टिस उस टाइम पे चाहिए होता है, इतना ज्यादा एंगर होता है मॉब में, सो डैट कि हम कलेक्टिव कंसाइंस को सेटिस्फाई कर सके, देयरफॉर वी गो फॉर डेथ पेनल्टी. दिस इज वन पार्ट. सेकेंड इज जो भी पर्सन जो जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, नेचुरली उसके लव्ड वंस अफेक्टेड हैं, सोसाइटी एट लार्ज अफेक्टेड है. सो सोसाइटी को एंड उस पर्सन के लव्ड वंस को एक क्लोजर देने के लिए, एक मॉरल क्लोजर देने के लिए भी डेथ पेनल्टी आज भी कई केसेस में लागू होती है. ठीक है, सो ये सब हो गया. इसके अलावा we also have certain ethical dimensions to death penalty. What are the ethical dimensions? इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, एज इन की थोड़ा सा I have not said technical, but over a period of time जब आप ethics पढ़ लोगे, these issues won't seem so intellectual, right? So ethics में अगर आप बात करोगे, एक थिंकर हैं जर्मनी के जिनका नाम है इमैनुअल कांत. एथिक्स की काफी सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक ब्रांच है उसको हम बोलते हैं ड्यूटी बेस्ड एथिक्स. इट इज ऑल्सो नोन एज डियोलॉन्टोलॉजिकल एथिक्स. उसमें इमैनुअल कांत एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है. कांत का ये मानना है कि हमें जो है अगर समाज में ऑर्डर रखना है, इसके लिए अगर ये इतना तक बोलते हैं, वन ही इज इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर समाज में लास्ट पर्सन एक ही बचा है और उसके सिर पे भी कोई क्राइम इन्वॉल्व है, ठीक है, लेट अस से कि समाज में मैं ही बची हूं एंड मेरे सिर पे कोई क्राइम इन्वॉल्व है, तो अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत दिस पर्सन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड. चाहे इससे ह्यूमन पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए, बट स्टिल दिस पर्सन हैज टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, व्हाई? बिकॉज कांत की जो ये ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है, ये हमें बोलती है कि स्टेट की ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. कॉन्सिक्वेंसेस से जो मर्जी हो, अगर आपकी ड्यूटी है कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, देन यू हैव टू अपहोल्ड दैट ड्यूटी. दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द आइडिया इन भगवद गीता. अगर इफ यू हैव स्टडीड भगवद गीता, तो भगवद गीता में क्या है कि कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो. हम जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब भी हम इस चीज को फॉलो करते हैं, राइट, कि डू योर ड्यूटी एंड डू नॉट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. इमैनुअल कांत के आइडिया में और भगवद गीता में सिर्फ इतना ही फर्क है कि कांत के अकॉर्डिंग किस चीज को ड्यूटी बोला जाएगा, जो हम रीजनेबली सोचते हैं कि अच्छा ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और भगवद गीता के अकॉर्डिंग जो चीज कृष्णा बोल के गए हैं कि ये सही है, ये गलत है, उस चीज. ठीक है, तो सिर्फ सोर्स ऑफ ड्यूटी क्या है वो डिफरेंट है. आइडिया सेम ही है कि ड्यूटी पे फोकस होना चाहिए, ड्यूटी करने के बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उस चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए. तो ये इस चीज का एथिकल एस्पेक्ट है. ठीक है, देयर इज वन मोर इशू जो इंपॉर्टेंट है. ऑफ लेट सुप्रीम कोर्ट व्हाट इज इट डूइंग इज, सुप्रीम कोर्ट बड़े बेंचेस को, जब भी डेथ पेनल्टी का केस आता है, बेंचेस यानी कि कितने आपके जजेस इन्वॉल्व है इन अ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, अक्सर क्या होता है कि छोटे बेंचेस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जुडिशियल पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंट जजेस आर हैंडलिंग डिफरेंट केसेस, राइट, तो छोटे बेंचेस इन्वॉल्व होते हैं. जब भी छोटे बेंचेस इन्वॉल्व होंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा, जुडिशरी के सिस्टम में सब्जेक्टिविटी आ जाएगी. आज अगर पर्सन ए बैठा है टू एडजुडिकेट अ केस, लेट अस से कि उसका ओपिनियन है कि डेथ पेनल्टी देनी है. टुमारो इफ पर्सन बी सिट्स इन द सेम केस, उसका शायद ओपिनियन हो कि डेथ पेनल्टी नहीं देनी. यानी कि हमारा जुडिशियल सिस्टम काफी ज्यादा सब्जेक्टिव होता जा रहा है, जिसके कारण डेथ पेनल्टी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफी आर्बिट्रीनेस आ गई है कि अच्छा सब्जेक्टिव हो गया कि मुझे अगर लग रहा है कि डेथ पेनल्टी देनी है तो मैं दे रही हूं, अगर नहीं तो नहीं. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट इज मूविंग टुवर्ड्स 5 जज बेंच, कि कम से कम 5 जज हो, सो दैट वी हैव अ कंसेंसस अमंग देम कि अच्छा चलो अब 5 जजेस को लग रहा है कि डेथ पेनल्टी देनी है, देन वी कैन गो फॉर इट. ठीक है, ये हो गया. एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना, फॉर एग्जांपल ईरान, जहां पे डेथ पेनल्टी के केसेस में सर्ज देखा गया है, इंक्रीज देखा गया है. So this was a question in your 2014 का mains. Instances of the president's delay
in commuting death sentence has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for president to accept or reject such petitions? See, death penalty अगर है तो can it be pardoned? क्या उसको माफ किया जा सकता है? हाँ जी, as per Constitution of India, president has the power to pardon a death sentence. So president का article एक बार आप चेक कर लेना, शायद आर्टिकल 72 है, as per which president has the authority to pardon a death sentence. अब लेकिन president के ऊपर कुछ time limit नहीं है. You must have heard this quote that justice delayed is justice denied. अगर आप 15-15, 20-20 साल बाद justice दे रहे हो, that is equivalent to justice denied. So ये जो 2014 में question था, it is on the similar grounds कि आपको क्या लगता है कि क्या कोई time limit होनी चाहिए president पे to decide that case, ठीक है? तो this was a question. Recently, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में there was an article जो राजीव गांधी assassination. राजीव गांधी was assassinated in 1991. इनके assassination में one of the persons involved was A.G. Pirarivallan. इन्होंने recently legal profession को join किया है. तो first of all he was not given a death sentence. इनको life sentence दिया गया था, death penalty नहीं दी गई थी. And जो गवर्नर थे उन्होंने इनके लाइफ सेंटेंस को शॉर्टन कर दिया था, सो हेंस ही वाज रिलीज. ठीक है, तो एजी पेरारीवलन जो है नाउ ही इज वर्किंग एज अ लीगल, आपके लीगल प्रोफेशन में ये अभी इन्वॉल्व है. ठीक है, जस्ट अ साइड न्यूज. नेक्स्ट इज रेयर अर्थ माइनिंग पोल्यूट्स मेकॉन्ग ट्रिब्यूटरीज थ्रेटन द वर्ल्ड्स किचन. ये आपका इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है. सो यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है. फर्स्ट इज रेयर अर्थ माइनिंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड रेयर अर्थ मिनरल्स कौन से होते हैं. मेकॉन्ग ट्रिब्यूटरीज, मैप में हमें समझना है मेकॉन्ग रिवर वेयर इज इट, इसके क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, एंड वर्ड्स किचन. सो लेट अस अंडरस्टैंड मेकॉन्ग रिवर जो है ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया में फ्लो करती है. ये तिब्बत में ओरिजिनेट करती है. इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया. चाइना में राइज होती है, चाइना एंड तिब्बतन एरिया में, प्लस 6 एशियन कंट्रीज में से ये क्रॉस होती है. चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड कैम्बोडिया. सो दिस इज योर मेकॉन्ग रिवर. चाइना तिब्बतन प्लेट्यू में इसका ओरिजिन है. म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया एंड वियतनाम, ये सारा हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है. इनकी एक अलग से बॉडी भी है विच इज नोन एज आसियान कंट्रीज. दिस वाज फॉर्म्ड इन 1967. तो अब यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेकॉन्ग है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया. मेकॉन्ग ड्रेन किस में करती है? साउथ चाइना सी में. साउथ चाइना सी भी ज्योग्राफिकली काफी न्यूज में रहता है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे काफी सारे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर चाइना अपना क्लेम कंटेस्ट करता है. सो इसके आपका जो हमने कुछ दिन पहले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पढ़ा था, राइट, कि वाटर बॉडीज में कितने डिस्टेंस तक डिसाइड होगा कि ये मेरी टेरिटरी है. ठीक है, तो कुछ ओवरलैप के कारण चाइना यहाँ पे काफी कंट्रीज के साथ कंटेस्ट में रहता है. कहाँ पे? साउथ चाइना सी में. कमिंग बैक टू मेकॉन्ग, मेकॉन्ग ड्रेन करती है साउथ चाइना सी में. ये कंट्रीज और ये रीजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. कुछ कंट्रीज की बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट थाईलैंड एंड इफ यू लुक एट वियतनाम, ये दोनों कंट्रीज को बोला जाता है राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया में काफी ज्यादा राइस की प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. Plus, they actually contribute to 48% of rice exports. Otherwise भी अगर आप देखोगे ये वाली जो कंट्रीज हैं प्राइमरली एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज हैं. इनकी काफी ज्यादा जीडीपी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट थाईलैंड एंड वियतनाम, थाईलैंड एंड वियतनाम ऐसी कंट्रीज के ग्रुप में आते हैं जिनको हम बोलते हैं टाइगर कब इकोनॉमीज. क्यों बोलते हैं टाइगर कब इकोनॉमीज? क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है. एशिया में ओवरऑल कुछ कंट्रीज को बोला जाता है टाइगर इकोनॉमीज. फॉर एग्जांपल हांगकांग, फॉर एग्जांपल सिंगापुर. तो उसी के रिलेटिवली छोटे वर्जन्स को हम बोलते हैं टाइगर कब इकोनॉमीज, जिनमें से थाईलैंड और वियतनाम भी एक एग्जाम्पल है. इसके अलावा इफ यू लुक एट दिस रीजन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल बनता है म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, MTL. इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओपियम कल्टीवेशन और इसके कारण ड्रग ट्रेड में भी इस एरिया की काफी ज्यादा
इन्वॉल्वमेंट रहती है, किसकी? गोल्डन ट्रायंगल की MTN कंट्रीज। तो वी हैव राइस हेयर, ठीक है, वी ऑल्सो हैव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हेयर, एंड वी हैव योर ड्रग कल्टिवेशन भी यहाँ पे, ओपियम कल्टिवेशन भी यहाँ पे होती है। अपार्ट फ्रॉम इट, अब इस एरिया में रेयर अर्थ की माइनिंग हो रही है। रेयर अर्थ मटेरियल्स क्या है? अगर आप पीरियोडिक टेबल जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो देयर आर 17 सच एलिमेंट्स जिनको हम रेयर अर्थ मटेरियल्स बोलते हैं। Why are these things important? रेयर अर्थ मटेरियल्स कहाँ पे यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में यूज होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं उनमें रेयर अर्थ मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड कार्स में रेयर अर्थ मटेरियल्स यूज होते हैं। तो ये सब हो गया। इसके अलावा विंड टर्बाइंस में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं वहां पे भी रेयर अर्थ मटेरियल्स यूज होते हैं। तो बिकॉज हम इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो रेयर अर्थ की रिक्वायरमेंट तो सबको है। हु इज द लीडर इन इट? 60% प्रोडक्शन जो है वो चाइना कर रहे हैं, इंडिया में भी है। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स, बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? वी डू नॉट हैव द रिफाइनिंग एबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर रेयर अर्थ मटेरियल्स नोन एज रेयर अर्थ मटेरियल्स? द रीजन इज, ऐसा नहीं है कि ये रेयर है अर्थ के क्रस्ट में, दे आर फाउंड इन अबंडेंट। तो रेयर क्या है? सी, जिस फॉर्म में ये अवेलेबल है वो फॉर्म एक्सप्लॉइटेबल नहीं है। व्हेनेवर यू एक्सट्रैक्ट अ मिनरल, ऐसा नहीं है कि अगर आप गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो तो आपको सीधा इफ यू डिग तो आपको गोल्ड ही मिलेगा, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओर। और में आपका डस्ट भी होगा, कुछ और मटेरियल्स भी होंगे, सो इट हैज टू बी रिफाइंड। तो ये रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। चाइना अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट रिजर्व। बट जब भी हम रेयर अर्थ मटेरियल्स की माइनिंग करते हैं, इट कैन रिजल्ट इनटू पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? मेटालिक एलिमेंट्स जो उनके कारण पोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक पोल्यूशन। आर्सेनिक पोल्यूशन के कारण स्किन पे लेशंस हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है, ठीक है। सिमिलरली मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाती है, कैडमियम है जिससे बोन्स पे इंपैक्ट होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप इस एरिया में देखोगे, वी रिसेंटली सॉ कि ये राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड है। तो राइस की जो अगर इस एरिया में कंटामिनेशन हो रही है, नेचुरली वो कंटामिनेशन राइस फील्ड्स तक भी पहुंचेगी, बिकॉज ये तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज है। अगर आपको पता हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसके वन ऑफ द थिंग्स दैट इट चेक्स इज सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं इनको। तो यहाँ पे चेक होता है कि क्या जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इज इट हेल्दी इनफ, ठीक है, क्या उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू ज्यादा तो नहीं है, कंटामिनेंट्स ज्यादा तो नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि इंडिया के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूरोपियन कंट्रीज रिजेक्ट कर देती हैं ड्यू टू दिस वेरी रीजन। तो अगर इस एरिया में रेयर अर्थ मटेरियल की माइनिंग हो रही है एंड जिसके कारण राइस फील्ड्स में कंटामिनेशन हो रहा है, प्लस दिस एरिया इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फिशरी इंडस्ट्री, उसका भी ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों चीजें खतरे में आ जाएंगी। एज अ रिजल्ट ये जो टाइगर कब इकोनॉमीज है, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। देयरफॉर दिस वाज इन न्यूज। There was a question in UPSC prelims 2020. River was given and it flows into या drains into which of the following bodies? इसमें मेकोंग भी एक one of the options था. Apart from it we had Thames, ये आपका UK में है. Then Volga is in Europe. Zambezi is in Africa. तो मैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस ना आपको हमेशा ही आते हैं, तो विल ट्राई कि हम हर एक लेसन में कुछ ना कुछ मैप ओरिएंटेड कर ले। आइडिया क्या है, हाउ कैन यू गो थ्रू मैप्स, कैसे इसको लर्न करोगे? आई वुड सजेस्ट keep a atlas map around your bedside. आप कुछ मत करो, you don't have to give some separate time to it. इसके लिए कोई अलग से दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 to 15 minutes before you sleep, just go through it. कोई एक ऐसा नहीं कि आपने सारा मैप पढ़ना है। रैंडमली कुछ भी कंट्री खोल लो, कोई भी कॉन्टिनेंट ओपन कर लो, जस्ट गो थ्रू द कंट्रीज, गो थ्रू द ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है। टेक इट एज अ फन एक्सरसाइज। जब आप ये रोज करते रहोगे, नेचुरली आपको मैप्स याद हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू पुट सम सेपरेट एफर्ट इनटू इट, ठीक है। We also have Mekong Ganga cooperation. Mekong Ganga कहाँ पे? इंडिया में, and Mekong is in Southeast Asia. तो कल्चरल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए we had an agreement with which is known as Mekong Ganga cooperation, जिसमें सिर्फ चाइना नहीं था, बाकी जहां से Mekong फ्लो होती है, all those countries were a part of this body. तो 2015 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द कंट्रीज आर नॉट अ मेंबर ऑफ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। सी, ये जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है,
ये इंडिया में इंटरनेशनल रिलेशंस की एक पॉलिसी है विच इज नोन एज ईस्ट पॉलिसी। ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, अगर आप इनको एशिया इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये ईस्टर्न साइड पे राइज करते हैं, राइट। तो एक्ट ईस्ट, इससे पहले ना इस पॉलिसी को बोला जाता था कि लुक ईस्ट। पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम की ये पॉलिसी है। तब बोला जाता था कि सिर्फ वेस्ट पे फोकस मत करो, ऑल्सो लुक टुवर्ड्स ईस्ट, उनके साथ भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स डेवलप करो। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ, आई वुड से कि बहुत ज्यादा ये पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। देन ऑफ लेट इस पॉलिसी को हमने रीनेम कर दिया एक्ट ईस्ट, कि अब हमें एक्शन स्टेप्स लेने की जरूरत है टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक कॉपरेशन, कंडक्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद दीज कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक जो आज का लास्ट कंप्रिहेंसिव टॉपिक है, दैट इज हेट स्पीच। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एडिक्वेट प्रोविजंस इन लॉ टू डील विद हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट आइडिया है, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि हमारे लॉ में सफिशिएंट प्रोविजंस हैं टू डील विद हेट स्पीच। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में भी कवर था। तो यू मस्ट नो कि इंडिया में हेट स्पीच किसको बोलते हैं, इज देयर अ डेफिनेशन फॉर इट, इफ एट ऑल क्या लॉ में कोई प्रोविजंस है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, व्हाट आर द चैलेंजेस इन डिसाइडिंग वेदर अ स्पीच इज टू बी कॉल्ड अ हेट स्पीच और नॉट, एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो ये सब डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू लुक एट हेट स्पीच, अगर आप देखोगे तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। जब हम बोलते हैं कि कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं, यानी कि किसी लॉ में डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच के बारे में, बट जो हमारी लॉ कमीशन है जो टाइम टू टाइम लॉज को एग्जामिन करती है या अदरवाइज सजेशंस देती है, लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एक्शन या ऐसा कोई भी वर्ड जो कि हेट्रेड को स्टिर करे, डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट फॉल्ट लाइंस है इंडिया में, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, जब भी इन बेसिस पे आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड को जनरेट करते हो बाय योर वर्ड्स एंड एक्शंस, दैट इज व्हाट इज नोन एज हेट स्पीच। ये एक्शंस बोले भी जा, वर्ड्स बोले भी जा सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, दीज कुड बी रिटन वर्ड्स और इवन विजुअल्स, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू भी आप डिपिक्ट कर सकते हो। तो ये सब आपके हेट्रेड में आते हैं। नाउ इफ यू लुक एट दिस डेफिनेशन, दो इट इज नॉट अ डेफिनेशन इन एनी लॉ, इसमें कितनी ज्यादा वेगनेस है। कल को एनीबडी कैन से कि अच्छा ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, आए मेरे को इससे प्रॉब्लम हो गई, मेरे को इससे डर लग गया, मेरे को इससे हेट्रेड आ गई, ठीक है, दिस इंसाइटेड हेट्रेड विद इन मी। तो इट इज वेरी वेग, इन टर्म्स का बड़ा सब्जेक्टिव मीनिंग है, डिपेंडिंग अपॉन हु इज रीडिंग देम, हु हैज रिटन देम, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई हैं। इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, हम बोलते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नेचुरली डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इनफैक्ट इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। एवरी पर्सन हैज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट कोई भी फंडामेंटल राइट इंडिया में एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेन नहीं है। इवन व्हेन गांधी जी पुट फॉरवर्ड दिस आइडिया कि हर राइट ड्यूटी के साथ कंपनी होता है। मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी और को हर्ट कर सकता है, किसी कम्युनिटी सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है। इसीलिए 19 क्लॉज 2 में देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। किस नाम पे रिस्ट्रिक्शंस है? पब्लिक ऑर्डर ना खराब हो, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोले और राइट्स हो जाए, ठीक है। डिग्निटी, टू मेंटेन डिग्निटी, सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, भारत की अखंडता पे कोई नुकसान ना पहुंचे, यूनिटी पे कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। एंड ऐसा ना हो कि किसी के कुछ बोलने से आप कोई ऑफेंस कर दो, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अनरिस्ट्रिक्टेड है, देयर आर रिस्ट्रेंट्स इन इट। बट अब इसमें भी ये जो रिस्ट्रेंट्स है, यहाँ पे हेट स्पीच कहीं मेंशन नहीं है। क्या हो सकता है वो मेंशन्ड है कि ठीक है ऑफेंस नहीं होना चाहिए, किसी की डिग्निटी नहीं हर्ट होनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली हेट स्पीच की ये बात नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ में भी नहीं है। और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन काफी वेग है हेट स्पीच की। Why was this issue in news? अब भी जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में है, सी कोविड के दौरान when कोरोना वायरस थिंग हैपेंड, सो कोविड के दौरान दिल्ली में there was a meeting और कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सर्टेन इस्लामिक ग्रुप जिसका नाम था तबलीगी जमात। इस ग्रुप में काफी फॉरेन से भी लोग आए थे।
इसके बाद से कोरोना उस एरिया में काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया था। ऐसा बोला गया कि ये इवेंट एक सुपर स्प्रेडर इवेंट है। सर्टन पीपल, उन्होंने इसको नाम दे दिया कि ये क्या है, कोविड रिलेटेड जिहाद है। तो हेट स्पीच वाला एंगल आ गया। सिमिलरली 2022-23 के अकॉर्डिंग के टाइम पे रिलीजियस मीटिंग्स होती हैं विच आर नोन एज धर्म सांसद। उन रिलीजियस असेंबलीज में भी कभी कभार हेट स्पीच का मुद्दा उठता है। दिस इज वन पार्ट। तो हेट स्पीच के फ्लैश पॉइंट्स तो इंडिया में बनते ही रहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल स्पीचेस में बन जाते हैं। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटिशनर्स आइडिया ये लेके पहुंचे कि देयर इज नॉट सफिशिएंट लीगल प्रोविजन इन इंडिया टू कर्ब हेट स्पीच, बट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देयर इज नो लेजिस्लेटिव वैक्यूम इन इंडिया, यानी कि हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए लॉ की कोई कमी नहीं है। इट इज ओनली, द प्रॉब्लम इज ओनली ऑफ अनइवन एनफोर्समेंट। जितनी लीगल प्रोविजंस होनी चाहिए उतनी सफिशिएंटली हैं, प्रॉब्लम है कि जो है उसको प्रॉपरली एनफोर्स नहीं किया जा रहा है। दैट इज सुप्रीम कोर्ट टेक ऑन इट, ठीक है। इफ यू लुक एट इंडिया का कल्चर, तो हमारा जो सिविलाइजेशनल एथोस है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ना एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इनकी एक बुक है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। ये बात करते हैं कि इंडिया में तो हमेशा से ही डिबेट का कल्चर रहा है, हमेशा से ही डिस्कशन का कल्चर रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, सर्वधर्म संभव, ठीक है। सो एवरी रिलीजन कैन को एग्जिस्ट। सो यहाँ पे हमारी सिविलाइजेशनल एथोस के अगेंस्ट है ये हेट स्पीच का आइडिया। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग भी हेट स्पीच का होना इंडिया में, इंडिया की जो फ्रेटर्निटी है, हमारा जो भाईचारा है, ब्रदरहुड है, उसको टारगेट करता है, ठीक है। सो अब एक तो हो गया कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर इज नो लेजिस्लेटिव वैक्यूम। सो लेजिस्लेटिव वैक्यूम पे पहले जाते हैं। इफ यू लुक एट लीगल प्रोविजन, वी हैव इंडियन पीनल कोड, वी हैड इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इंडियन पीनल कोड में ऑलरेडी सेक्शन 153A था, सेक्शन 295A था, जिसमें अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स में एनिमिटी प्रमोट करोगे देन यू कुड बी चार्ज्ड फॉर हेट स्पीच। आईपीसी को हमने कुछ साल पहले रीनेम कर दिया भारत न्याय संहिता। भारत न्याय संहिता में भी ये प्रोविजंस इंक्लूडेड है कि यू कैन नॉट प्रमोट एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले पंजाब में देयर इज डेरा कल्चर। सो वन ऑफ द डेरास वाज रन बाय अ लोकल डेरा गुरु व्हिच वाज नोन एज राम रहीम। सो ही स्पोक समथिंग अगेंस्ट संत कबीर। तो इनके ऊपर ये जो सेक्शन 295A है ये लगाया गया था, ठीक है। एट द सेम टाइम जब हम पॉलिटिकल स्पीचेस की बात करते हैं, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट। ये आपका सेपरेटली यूपीएससी मेंस का टॉपिक है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स प्रोविजंस, ठीक है। तो आरपीए के अकॉर्डिंग भी कैंडिडेट्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड हेट स्पीच के ग्राउंड्स पे। अगर आप ऐसी स्पीच दे रहे हो जो कम्युनल डिसहार्मनी प्रमोट कर रही है देन यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड। सिमिलरली अगर आप सोशल स्ट्रैटा पे देखोगे तो वी हैव शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी के खिलाफ भी कोई डेरोगेटरी रिमार्क पास करते हो, इवन दैट क्वालिफाइज एज हेट स्पीच, ठीक है। तो लीगल प्रोविजंस तो हैं। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1, लॉ की इन्फोर्समेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। वन ऑफ द बॉडीज इज पुलिस, ठीक है। तो पुलिस की FIR की रजिस्ट्रेशन हर केस में नहीं होती है। इनफैक्ट व्हेन दे आर पावरफुल पीपल इन्वॉल्व तब वो आपकी अनइवन एनफोर्समेंट हो जाती है कि बहुत केसेस में FIR रजिस्टर नहीं होता। प्लस द डेफिनेशन इटसेल्फ इज वेग, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस आए थे, बिकॉज आपको यूपीएससी मेंस का जब भी आंसर लिखना होता है तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ सर्टेन केसेस। वन वाज तहसीन पूनावाला केस। इन दिस केस गाइडलाइंस बताई गई थी कैसे हम हेट स्पीच को रोक सकते हैं। वी कुड टॉक अबाउट कि हम पीस कमिटीज बिल्ड कर सकते हैं सो दैट इंटर रिलीजियस जो गैप है वो ब्रिज हो सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं स्पेसिफिकली लिंचिंग के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए। लिंचिंग क्या है? काफी सारे लोग मॉब में इकट्ठे होकर किसी एक पर्सन को किल कर दें, ठीक है। इस केसेस में कभी कभार हेट स्पीच भी इन्वॉल्व होती है। सो ये चीज हो गया। देन 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था विच वॉज नोन एज श्रेया सिंगल केस। किस चीज के बारे में केस था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये इनकम टैक्स नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66A। इस
इस एक्ट के अकॉर्डिंग लेट अस से कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ कमेंट किया है which tends to provoke incidents of hatred among certain community, तो you could be charged for it. ठीक है, अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, इसमें ना काफी ज्यादा जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे, कार्टूनिस्ट थे, तो उनके ऊपर भी बहुत बार केस, जर्नलिस्ट थे, उनके ऊपर भी बहुत बार केसेस हो जाते थे. When this case went to सुप्रीम कोर्ट सेड कि इस सेक्शन का होना इंडिया में फ्री स्पीच के ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट कॉज करता है, फ्री स्पीच को काफी ज्यादा कर्ब करता है. ठीक है, तो देयरफॉर श्रेया सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. इंटरेस्टिंग चीज एक आपको मैं बताती हूं कि व्हेन नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देयर वाज अ वेरी पॉपुलर कार्टूनिस्ट जो पॉलिटिकल कार्टून्स बनाते थे, सटायर्स बनाते थे, है ना, कि मजाक में आप पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हो, उससे आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो. वन ऑफ द पॉपुलर कार्टूनिस्ट वाज नोन एज शंकर. तो ये अक्सर नेहरू जी की लाइफ पे काफी ज्यादा कार्टून्स बनाते थे. बट नेहरू once said to him, don't spare me शंकर, कि मुझे तुम बिल्कुल ही स्पेयर मत करना, तुम मेरे पे कार्टून्स बनाओ. अगर आपको लग रहा है कि डिसेंट एनकरेज करना है तो मेक, कि अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूं तो मेक प्रॉपर कार्टून्स ऑफ इट. ठीक है, तो श्रेया सिंगल केस इस कंटेक्स्ट में भी समझा जा सकता है. व्हाट आर द इश्यूज? पैची एनफोर्समेंट, पुलिस इन एक्शन इन रजिस्टरिंग FIRs, वेगनेस इन द टर्मिनोलॉजी. देन अब हेट स्पीच का ना एक कॉमन मीडियम बन गया है डिजिटल मीडिया. एंड द बेनिफिट दैट डिजिटल मीडिया प्रोवाइड्स इज अनोनिमिटी. कोई भी एक फेक आईडी बना के कुछ भी कमेंट कर देगा. ठीक है, तो अनोनिमिटी के कारण भी, प्लस इवन इफ यू लुक एट कि अच्छा अगर किसी ने कमेंट कर भी दिया है, व्हाई डोंट द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन फॉर गेटिंग इट रिमूव्ड. तो जो हमारे सर्वर्स हैं वो फॉरेन बेस्ड हैं. बहुत बार हमारा टाई अप इस तरीके से नहीं हो पाता कि वो कंटेंट टाइमली रिमूव नहीं हो पाता. एज अ रिजल्ट मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, र्यूमर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, न्यूज चैनल्स, यहां पे भी स्कोप बनता है, बिकॉज वी डू नॉट टेल न्यूज, वी सेल न्यूज, राइट. तो हम ऐसी न्यूज को टेकअप करते हैं जो कि काफी सेंसेशनल है. ठीक है, देन कन्विक्शन रेट्स कम है, खास करके व्हेन द पावरफुल पीपल आर इन्वॉल्व्ड, तो उनकी हेट स्पीच में कन्विक्शन नहीं होती. तो ये कुछ इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू हेट स्पीच. अब नाउ यू कैन ऑल्सो डिसर्न, राइट, कि हमें प्रॉब्लम लॉ में तो नहीं है, प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट में. ठीक है, एट द सेम टाइम इसी इशू के साथ न्यूज़पेपर में देयर वाज अ मेंशन ऑफ अ रिट विच इज नोन एज मैंडेमस. अब ये क्या है? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, ऑफ सिटीजन्स. अगर सिटीजन का फंडामेंटल राइट थ्रेटन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो. इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स. ठीक है, ये काफी तरह की रिट्स हैं. वन ऑफ द रिट्स इज रिट ऑफ मैंडेमस. मैंडेमस शब्द का मतलब है वी कमांड. ये रिट सुप्रीम कोर्ट तब इशू करता है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कोई लोअर कोर्ट, कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वी कमांड यू टू डू दिस थिंग विच यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू. तो अब इस रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को बोला गया पिटिशनर्स के द्वारा, Firstly, there is not sufficient law in the country for hate speech. Secondly, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि आपको रिट ऑफ मैंडेमस इशू करनी चाहिए so that government takes up this issue और लॉ बनाए, पार्लियामेंट लॉ बनाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोला, इट एक्सरसाइज्ड जुडिशियल रिस्ट्रेंट, कि ये हमारी टेरिटरी नहीं है, सफिशिएंट लॉ है. ठीक है, और अगर गवर्नमेंट को इस चीज पे कुछ एक्शन लेना होगा, फर्दर पार्लियामेंट को कुछ लॉ बनाना होगा, तो इट विल कम अप विद अ लॉ. सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देयर इज नो लेजिस्लेटिव वैक्यूम, प्रॉब्लम इज इन एनफोर्समेंट. ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट करा, क्यों करा? बिकॉज इन इंडिया वी फॉलो सेपरेशन ऑफ पावर्स. जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर अपना अपना काम करते हैं, बट इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये वाटर टाइट नहीं है. ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, नहीं, अपना अपना काम करें. एट द सेम टाइम वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे चेक रखती है, एंड वाइस वर्सा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल पार्लियामेंट के हाथ में होते हैं. ठीक है, तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेट स्पीच को यू कैन क्लासिफाई इट एज अ सिविल रॉन्ग.
सिविल रॉन्ग की जब हम बात करते हैं तो जिसके अगेंस्ट हेट स्पीच हुई होगी दैट पर्सन कैन क्लेम मॉनेटरी डैमेजेस कि मेरा ये नुकसान हुआ, मेरी रेपुटेशन का ये नुकसान हुआ, तो नाउ यू हैव टू, क्या मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई, सो दैट यू हैव टू गिव मी क्लेम, ठीक है। प्लस अगर पुलिस टाइम टू टाइम रजिस्टर नहीं कर रही है एफआईआर, दिस शुड बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लोगों में डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जाए, दे शुड बी एबल टू डिसर्न कि ये न्यूज आर्टिकल ठीक है, ये न्यूज आर्टिकल गलत है, ठीक है। लोकल रिलीजियस लीडर्स का बहुत ज्यादा रोल है, सो दैट आपस में डिफरेंट रिलीजन्स में पीस बना रहे। जस्टिस सिस्टम हैज टू बी वेरी क्विक, और अगर डिजिटल मीडिया पे कुछ पोस्ट होता है इट हैज टू बी इमीडिएटली रिमूव्ड, ठीक है। सो ये आपका 2014 में देयर वाज अ मेंस क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? क्या मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का? डज इट कवर हेट स्पीच? वाई डू दी फिल्म्स इन इंडिया, जो फिल्म्स बनती है इंडिया में, स्टैंड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन? फिल्म्स पे सेंसरशिप कैसे लागू होती है? अदरवाइज फ्री स्पीच क्या है इंडिया में, और क्या हेट स्पीच फ्री स्पीच के पार्ट में आता है कि नहीं आता है? सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपोजिशन गवर्नमेंट को बोल रही है कि यू मस्ट मेक राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सो 2017 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, राइट टू वोट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? इज इट अ फंडामेंटल राइट, इज इट अ नेचुरल राइट, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इज इट अ लीगल राइट? अब फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या फर्क है? व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल टू व्हाट? इनको हम फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल राइट वो राइट है जो आपका ह्यूमन होने के साथ आपको फंडामेंटली आपकी डिग्निटी को इंश्योर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन में। सो एवरी फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। बट every right which is given in constitution is not fundamental right. Fundamental right की खास बात क्या है? Fundamental rights justiciable है, which means अगर आपके fundamental rights breach होते हैं, you can move to Supreme Court and High Court so that आपके fundamental rights के लिए ये courts action ले सकें, ठीक है। ये आपकी सिटीजनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, तो दे आर जस्टिशिएबल। एक ये चीज है, ठीक है। तो राइट टू वोट जो है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 गारंटी करते हैं 1 person 1 वोट। हर पर्सन को पॉलिटिकल लेवल पे इक्वालिटी दी जाती है। Every person has the right to vote. So अब why is opposition saying कि right to vote को fundamental right बनाना चाहिए? First is कि see जब Constituent Assembly पे अगर जाए तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, one of the founding fathers, इनके अकॉर्डिंग there was he actually preempted कि over a period of time danger हो सकता है किस चीज का, कि गवर्नमेंट्स कुछ कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर दें, यानी कि राइट टू वोट से बाहर निकाल दें। दे विल नॉट बी एबल टू पॉलिटिकली पार्टिसिपेट, ठीक है। ऑफ लेट क्या हुआ है, अब ये चीज आपको याद नहीं करनी है, दिस इज जस्ट रिलेटेड टू न्यूज। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आर्टवर्क क्रिएट करने में वन ऑफ द पर्संस इन्वॉल्व्ड वाज नंदलाल बोस। इंपॉर्टेंट फ्रॉम कल्चर परस्पेक्टिव, नंदलाल बोस के वन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रंस, ये जो रिसेंटली हमारी इलेक्शन कमीशन क्या एक्सरसाइज कर रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, जिसमें जो इलेक्टोरल रोल्स है उनको रिवाइज किया जा रहा है, कुछ लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, कुछ को एक्सक्लूड किया जा रहा है। सो जो नंदलाल बोस है इनके वन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रंस हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट ऑपोजिशन हैज कम अप विद दिस डिमांड कि राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। एक तो ये जस्टिशिएबल रहेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिसएनफ्रेंचाइज पीपल, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया है। दिस इज वन इशू जिसको हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। अभी आई जस्ट गिव अ पासिंग रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि जो माइनर रेप सर्वाइवर्स है, माइनर रेप सर्वाइवर्स राइट बिलो आपका 18, तो उनके लिए जो अबॉर्शन का टाइम लिमिट है दैट शुड बी लिफ्टेड। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? विद रिगार्ड टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंडिया में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप किसी भी स्टेज पे कर पाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव अ सेपरेट एक्ट फॉर इट।
known as मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. इस एक्ट के अकॉर्डिंग इफ यू आर अ रेप सर्वाइवर, तो जो रेप सर्वाइवर है, इफ दे गेट प्रेग्नेंट, उनकी अपर लिमिट है 24 वीक्स टू डू अबॉर्शन. एज पर सुप्रीम कोर्ट, अगर रेप सर्वाइवर माइनर है, एक तो दैट रेप सर्वाइवर हैज गॉन थ्रू हर ओन शेयर ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, ऊपर से इफ शी इज नॉट अलाउड टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी तो एक और ट्रॉमा हो जाएगा बिकॉज शी इज अ माइनर, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अबॉर्शन टाइम शुड बी लिफ्टेड इन केस ऑफ माइनर रेप सर्वाइवर्स. तो इस चीज को वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि इसके क्या रेपरकशंस है, व्हाट इज द इंटरनेशनल लॉ टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है. सो ये आपका आज का लास्ट पासिंग रेफरेंस है. देन टुडे इज बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है. सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा. भगवान बुद्ध का वन ऑफ द लास्ट वर्ड्स वाज बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, यानी कि अपने आप के लिए रोशनी बनो, डू नॉट वेट फॉर अदर पीपल टू ब्रिंग लाइट टू यू, ठीक है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज session, and if you have any feedback pertaining to session, do feel free to mention that in the comment section. Thank you so much.